नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम वर्षा जल संचयन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, सहायक आचार्य, कृषि विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से हूँ। आज की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके बाद आप समझ पाएंगे वर्षा जल संचयन के महत्व और उसकी आवश्यकता को। वर्षा जल संचयन के सिद्धांतों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम वर्षा जल संचयन कर पाएंगे, वर्षा जल संचयन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और देसी तकनीकी ज्ञान यानी आईटी के को भी आप आज जान पाएंगे। वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने वाले वैधानिक उपायों के महत्व को समझ सकेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी पर ताजे जल का मुख्य स्रोत वर्षा है और जो ये वर्षा से जो हमें पानी उपलब्ध होता है ये हमारे सतही और भूजल के पुनर्भरण में काम आता है। भारत में 75 से 80% वर्षा जून से सितंबर के महीनों में मानसून के दौरान होती है। यानी लगभग जो ये हमें बारिश उपलब्ध होती है ये लगभग 4 महीनों में केवल 4 जो महीने हैं जून से सितंबर तक उन्हीं में उपलब्ध होती है। और मानसून वर्षा भारत में कृषि के साथ साथ अपने जल संसाधनों को रिचार्ज करने की जीवन रेखा भी है। यानी जैसे मैंने कहा ना कि हमारे जितने भी सतही स्रोत हैं या भूजल स्रोत हैं उनको रिचार्ज करने के लिए जो ये मानसूनी वर्षा है इसी से हमारे जितने भी स्रोत हैं वो रिचार्ज होते हैं। साथ ही साथ ये कृषि में भी बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है, इसका बहुत महत्व है कृषि में। देश में वर्षा समय और स्थान यानी विभिन्न भागों में व्यापक रूप से बहुत भिन्न है। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम देश के 2 राज्यों की बात करें, मान लीजिए एक हम कहें आसाम की और दूसरा कहें राजस्थान की, तो दोनों ही स्थान पर जो हमारी वर्षा है ये बहुत भिन्न है और ये समय के हिसाब से भी बहुत भिन्न है। समय का मतलब ये पूरे साल हमें उपलब्ध नहीं होती है। जैसे मैंने कहा जो हमारी 75 से 80% वर्षा है वो जून से सितंबर माह के बीच में ही मिलती है। तो ये समय और स्थान दोनों ही रूप से बहुत भिन्न है। परंतु हमें यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है, जब हमें ये वर्षा मिल रही है, जिस स्थान पे हमें ये वर्षा मिल रही है, यदि हमें अपने जितने भी हमारे सतही और उपसतही जल स्रोत हैं उनको दीर्घ आयु तक बनाए रखना है तो हमें वर्षा जल संचयन का संग्रहण और भंडारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जल संसाधनों को दीर्घ अवधि के लिए बनाए रखने को सतह और उपसतह जल को नियंत्रित करना बहुत ही अनिवार्य है। इस उद्देश्य को यानी हम कहें कि यदि हमें लॉन्ग टर्म यानी दीर्घ अवधि के लिए हमें अपने सतही और उपसतही जल स्रोतों को बनाए रखना है तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन आवश्यक ही नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमें आप कह सकते हैं करना, यानी वर्षा के टाइम पे जो जल हमें उपलब्ध हो रहा है उसको हमें संचयन करना और भंडारण करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमारे जितने भी सतही और उपसतही जल स्रोत हैं वो खत्म होने लग जाएंगे। तो अब बात आती है वर्षा जल संचयन है क्या, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्षा जल संचयन का मतलब है वर्षा जल का संचयन, संग्रहण और भंडारण। यानी जो भी हमें वर्षा का जल मिल रहा है, जो भी हमें मानसूनी वर्षा के दौरान जो भी हमें वर्षा से जल उपलब्ध हो रहा है उसका हमें संचयन करना चाहिए, साथ ही साथ उसका हमें संग्रहण करना चाहिए और फिर उसका भंडारण करना चाहिए। तो यदि हम सिद्धांत की बात करें कि इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए बहुत क्लियर है ये कि वर्षा जल संचयन का उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण, भंडारण और उपयोग करना है। अर्थात इसका विभिन्न उपयोगों के लिए पात्रे भंडारण करना और भूजल का
पुनर्भरण करना है। यानी जो भी हमें वर्षा जल मिल रहा है उसकी एक एक बूंद का मतलब हमें या तो किसी कंटेनर यानी किसी पात्र में भंडारण करना है, किसी टैंक में भंडारण करना है, उसको स्टोर करना है, या फिर यदि हम उसे टैंक में भंडारण नहीं कर पा रहे हैं तो उसको जमीन के अंदर यानी भूजल का पुनर्भरण, उसको दोबारा से, इसे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं, वो करना चाहिए। यही जो है वर्षा जल संचयन का सिद्धांत है। अब यदि बात करें कि वर्षा जल की आवश्यकता क्यों है, वर्षा जल संचयन की क्या आवश्यकता है, तो देखिए जैसे हमने कहा कि जो वर्षा जल है ये हमें लगभग साल में 4 महीने में ही मैक्सिमम उपलब्ध होती है। और यदि हम इसको उस समय पे जब हमें ये वर्षा जल उपलब्ध हो रहा है इसका हम संचयन ना करें, संग्रहण ना करें, भंडारण नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, ये पानी जो वर्षा के द्वारा हमें मिल रहा है, जो हमें कहिए मीठा जल या स्वच्छ जल जो हमें वर्षा से उपलब्ध होता है धरती पर, वो बहकर यानी वहा जल के रूप में बहकर चला जाता है और उसके बाद फिर यह हमें उपलब्ध नहीं होता है। तो इसलिए जब हमें वर्षा के द्वारा जो जल मिल रहा है उसका हमें संचयन करना चाहिए, या तो भूजल के रूप में या सतही स्रोतों के जो भी हमारे भंडारण के स्रोत हैं उनमें करना चाहिए। दूसरी चीज है इसकी आवश्यकता, जो शुष्क क्षेत्र है जहां पर वर्षा 150 से 500 मिलीमीटर प्रति वर्ष के बीच होती है, यानी जितने भी हमारे ड्राई एरियाज हैं, शुष्क क्षेत्र हैं, वहां पर वर्षा जो है बहुत कम मात्रा में हमें उपलब्ध होती है और ये वर्षा भी लगभग 10 से कम बार में ही उपलब्ध होती है, यानी 10 से कम दिनों के लिए उपलब्ध होती है। और तो जो भी पानी हमें उस टाइम मिल रहा है वहां पे हमें उसका भंडारण करना चाहिए, संचयन करना चाहिए। अब दूसरी तरफ क्या होता है, जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत अधिक होती है, यानी जो पानी का भाप के द्वारा उड़ जाना सतही स्रोतों से, जो पानी जहां पे सतही स्रोतों पे जो हमारा पानी ओपन एरियाज में है वो भाप के रूप में आसमान में यानी हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है। या वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन का मतलब है जिसे हम पीईटी कह रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन का मतलब है जो पानी पेड़ों, पत्तियों, उनके तनों यानी जो भी जो प्लांट सरफेस है वहां से जो इवेपोरेशन होता है, यानी वहां से जो वाष्पीकरण होता है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो यानी जो ओपन एरियाज हैं वहां से और जो हमारे प्लांट सरफेस है यदि वहां से जो पानी, क्योंकि बहुत तेजी से उड़ता है, जहाँ ड्राई एरिया होते हैं वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हमें वर्षा जल संचयन की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि जो कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, और जहां पे भूजल जो का स्तर जो है यानी जमीन में जो अंदर पानी है, जमीन के अंदर जो पानी है उसका स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है, क्योंकि हम उस पानी को या तो अपनी कृषि में यूज कर रहे हैं या अपने हम घरेलू कार्यों में यूज कर रहे हैं। जितना भी हम उसका उपयोग घरेलू कार्य या कृषि या औद्योगिक क्षेत्रों में जो कर रहे हैं उससे जमीनी जो भूजल का स्तर है वो काफी नीचे गिर रहा है। तो हमें वहां पे भूजल, जहाँ पे भूजल का स्तर बहुत नीचे गिर गया है या उस भूजल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा जल संचयन की बहुत आवश्यकता है। भूजल के अतिदोहन के कारण अब देखिए जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हमने यूज किया है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, क्योंकि वहां पे कृषि में जमीनी का जो पानी है उसका उपयोग बहुत अधिक किया गया है, उसको पानी को लगातार हम कृषि की सिंचाई के लिए, अपने जितनी भी फसल है उसकी सिंचाई के लिए हमने यूज किया है। तो वहां पे लगभग जो 60% ब्लॉक्स हैं जिसे हम खंड कहते हैं वो डार्क एरिया के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो डार्क एरिया क्या होता है, जो शब्द डार्क बताता है कि वह भाग जहां आगे भूजल विकास करना संभव नहीं है, क्योंकि भूजल पुनर्भरण की मात्रा भूजल दोहन की मात्रा से काफी कम है। यानी जो हम जमीन के अंदर पानी डाल रहे हैं और जो हम पानी जमीन के अंदर निकाल रहे हैं उनका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। यानी जमीन के अंदर से पानी बहुत ज्यादा निकाल लिया हमने और जमीन के अंदर जो पानी डाला वो बहुत कम था। तो वहां पे अब आने वाले समय में हम पानी नहीं निकाल सकते हैं
यदि हमने उसमें वर्षा जल का संचयन नहीं किया, तो हमें वहां पे वर्षा जल संचयन करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिससे कि जो जमीन में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है वो ऊपर आ सके। साथ ही साथ जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे भूजल की गुणवत्ता सुधारनी अति आवश्यक है। यानी आप कहिए जितने भी हमारे समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं, यदि वहां पे हमने जमीन का पानी निकाल लिया तो जो समुद्री पानी है वो उसमें मिक्स होकर उस पानी की गुणवत्ता को खराब कर देता है। तो उसमें यदि हम वहां पे वर्षा जल संचयन सही से करते हैं तो वो पानी की गुणवत्ता बनी रहती है, और वो पानी जो ये जमीन का पानी है, साफ सुथरा पानी है, उसमें वो हमारा खारा पानी, समुद्री पानी नहीं मिलता है, यदि हम सही से सही समय पर वर्षा जल संचयन कर रहे होते हैं तो। अब वर्षा जल संचयन सबसे उपयुक्त कहाँ पे है, कहाँ पे हमें ये करना चाहिए, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला, जैसे अभी मैंने कहा, भूजल का स्तर जहां कम हो गया है वहां हमें इमीडिएटली, यानी एकदम तुरंत, जिसे कहते हैं जब भी वर्षा हो रही हो वहां पे हमें वर्षा जल संचयन करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि वहां पे जो जमीनी का वाटर लेवल है या भूजल का स्तर है वो लगातार गिरता रहता है। या दूसरा, वो क्षेत्र जहां पे भूजल प्रदूषण है, यानी जहां पे जमीन के अंदर पानी प्रदूषित है, जिसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, यदि वैसा है कहीं पे, तो हम यदि वर्षा जल डालते हैं, वर्षा जल का जो कहिए पुनर्भरण भूमि के अंदर करते हैं, तो उससे क्या है, पानी की जो अंदर पॉल्यूटेंट्स की या जो भी प्रदूषक हैं उनकी जो स्तर है वो कम होता है। या जहाँ पे देखिए कई जगह जमीन विषम या पर्वतीय हो, यानी जहाँ पे अनड्यूलेटिंग लैंड है, जमीन समतल नहीं है, हम वहाँ पे वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, पानी जो वर्षा का पानी जो आएगा वो सीधा वहाँ रुकेगा और जमीन के अंदर चला जाएगा। या जहाँ पे भूकंप या बाढ़ संबंधी घटनाएं आम हो, जैसे कई बारी बारिश के कारण, आप हम सभी जानते हैं कुछ हमारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बारिश के दौरान लगातार बाढ़ आती है, तो वहाँ हमें वर्षा जल संचयन करना चाहिए, और आप कह सकते हैं भूजल पुनर्भंडारण करना चाहिए। जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम हो, यानी जहाँ पे हमारी जनसंख्या, मतलब हमारे जो लोग हैं वहाँ पे किसी एरिया में कम रह रहे हैं, हमें वहाँ वर्षा जल संचयन करना चाहिए। लवण युक्त पानी की आवाजाही, जल में खारा स्तर तक हो, यानी कहीं पर पानी हमारा जो है खारा पानी है, यानी उसका पानी का जो आप कह सकते हैं गुणवत्ता खराब है, और पानी कई बारी क्या है, एक जगह से आता है जमीन में और उसमें कुछ कह सकते हैं सॉल्ट्स ऐड हो रहे हैं, यानी लवण ऐड हो रहे हैं, तो उनको हमें, यदि हम जमीन के अंदर पानी डालेंगे तो वो उसको, जो उसकी आप कह सकते हैं सांद्रता है, उसको कम करेगा। इसी तरीके से यदि कहीं देखिए लगातार बिजली और पानी की कीमतें बढ़ रही हैं, यानी बिजली जो है, बिजली की यानी विद्युत की जो कीमत है वो लगातार बढ़ रही है, यदि हमारा जमीन के अंदर पानी बहुत गहराई पे होगा तो हमें ऊर्जा की उतनी आवश्यकता पड़ेगी पानी को निकालने के लिए। यदि हमने पानी वर्षा जल संचयन करके भूजल पुनर्भरण करते हैं तो हमारा क्या है, जब भूजल का लेवल ऊपर होता है तो हम कम विद्युत के उपयोग से पानी निकाल सकते हैं, तो हमारा खर्चा कम होता है। इसी तरीके से यदि पानी बहुत खारा हो या खनिज उसमें अधिक हो तो भी हमें वर्षा जल संचयन से या भूजल पुनर्भरण से उसको हम सुधार सकते हैं। आगे बात आती है जो वर्षा जल संचयन के लाभ क्या है। देखिए, यदि हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, यानी भूजल पुनर्भरण करते हैं, तो पुनर्भरण में सबसे पहली चीज क्या है, हमें मुक्त भंडारण स्थान होता है। यानी जब हम जमीन के अंदर पानी डालते हैं तो हमें जो है, आप कह सकते हैं बिना कुछ लगाए, यानी पैसा भी नहीं लगाना पड़ता है, और जमीन के अंदर हम भंडारण के लिए स्पेस हमें मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने अभी कहा था, जैसे ड्राई एरियाज हैं, यानी जो भी हमारे ड्राई क्षेत्र राज्य हैं वहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है, या मॉइस्चर, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, आर्द्रता कम है वायु में, तो क्या होता है, वो वाष्पन बहुत ज़्यादा होता है। पर जब हम जमीन के अंदर डाल देते हैं तो जो ओपन एरिया है उससे वाष्पन जो होने वाला होता है वो कम होता है, हानियां बहुत कम हो जाती हैं, नग्न वाष्पन हानियां वो बहुत कम होती हैं। लवणों के तनुकरण
के द्वारा भूजल की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। यानी जब हम पानी, वर्षा का जल जो है वो स्वच्छ जल है, यदि हम वो जमीन के अंदर डालते हैं और जहाँ पे भूजल में लवणों की मात्रा ज्यादा है और उसकी वजह से वो गुणवत्ता उसकी खराब है, तो उसको हम सुधार सकते हैं। इसी तरीके से अत्यधिक जैविक शुद्धता और कोई प्रदूषण नहीं होता। यानी इसका लाभ ये है क्योंकि पानी हम साफ डाल रहे हैं, उसमें कोई जैविक प्रदूषण नहीं है, कोई और दूसरा प्रदूषण नहीं है, तो वो जमीन के अंदर हम रख सकते हैं। इसी तरीके से कोई प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव जैसे जनसंख्या का विस्थापन नहीं करना पड़ता। यदि हम कहीं क्या करते हैं, कई बार यदि हमें टैंक बनाने हैं तो हमें क्या है, यदि कहीं पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रह रही है किसी स्थान पर, तो हमें उनको हटा के बड़ा टैंक बनाने के लिए स्पेस चाहिए होता है। जबकि हम जमीन के अंदर वर्षा जल संचयन करते हैं तो वो हमें कहीं जनसंख्या का विस्थापन करने की जरूरत नहीं है, कोई सामाजिक प्रभाव नहीं आता है इसका। हम जमीन के अंदर डायरेक्ट वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम जमीन के अंदर पानी डाल रहे होते हैं तो हम मृदा का संरक्षण करते हैं। मृदा और जल अपर्दन, यानी जो पानी के साथ, जब पानी बारिश का आता है उसकी स्पीड तेज होती है, यानी जो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, तो वो क्या होता है, अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले जाता है। यदि हम उसको वहीं जहाँ पे वो पानी गिरा, जिसको हम कहते हैं स्व स्थाने जल संरक्षण, जल संचयन, यानी जहाँ पे पानी गिरा हम यहीं वहीं पे उसको संचयन कर लें उसका, तो क्या है, मृदा और जल अपर्दन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। भूमिगत भंडारित जल प्राकृतिक आपदाओं से परिरक्षित हो रहता है। यानी जो भी कई बारी क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, यदि वो जमीन के अंदर पानी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। सूखे के प्रभाव को कम करता है और बाढ़ को नियंत्रित करता है। देखिए जैसे मैंने अभी बताया, कई राज्यों में जब बारिश के टाइम में बाढ़ आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत तेज होती है, जिसको हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होती है। यदि और कई क्षेत्रों में जहाँ पे पानी बारिश बहुत कम होती है, वहां सूखे पड़ते हैं और कई क्षेत्रों में बाढ़ आती है। तो दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि हम वर्षा जल का, जब बारिश का पानी हमें मिल रहा है, हम उसको जहाँ पे कम बारिश हो रही है वहीं उस बारिश के पानी को हम जमीन के अंदर डाल दें, और जब हमें जरूरत हो उस पानी को निकाल पाएं। इसी तरीके से जहाँ बाढ़ आ रही है, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उस पानी को भी हम जमीन के अंदर डाल दें। और तो एक सबसे पहले तो फायदा क्या होगा कि बाढ़ नहीं आएगी। बाढ़ का मतलब वो जो पानी भर जाता है वो नियंत्रित हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, जब हमें पानी की जरूरत होगी ऑफ सीजन्स में, जब पानी की हमें दिक्कत होती है तो हमें पानी उपलब्ध होगा। फिर इसी तरीके से जल भर, यानी जो एक्यूफर्स है जमीन के अंदर जहाँ पानी इकट्ठा होता है, उसकी उत्पादकता बढ़ती है। यानी उत्पादकता बढ़ने का मतलब हम उससे ज्यादा डिस्चार्ज ले सकते हैं। यदि पानी एक्यूफर्स में होगा तभी हम पानी निकाल पाएंगे जमीन के अंदर से। इसी तरीके से जल भर जितने भी हैं वितरण प्रणाली के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब जल भर जो है, जमीन के अंदर जो पानी होता है उसका स्थानांतरण होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है अपने आप ही, जिधर उसको ढलान मिलता है, यानी जिधर पानी हमारा भाव उसको मिलता है, यानी ग्रेविटेशनल फ्लो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में। तो यदि हम एक जगह ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं तो वो पानी वहां पे उपलब्ध होगा, साथ ही साथ उसके सराउंडिंग एरियाज जो हैं जहाँ पे वो पानी बहकर जा रहा होगा वहां पर भी पानी वो उपलब्ध होगा। वर्षा जल संचयन कोई ऐसी नई तकनीक नहीं है। यदि हम इसको देखें कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, तो वर्षा जल संचयन प्राचीन काल से ही प्रचलित है। यानी प्राचीन काल में भी वर्षा जल संचयन विभिन्न कार्यों के लिए जल के भंडारण, संरक्षण और उपयोग के लिए सामान्यतः प्रचलन में था। यदि हम देखें तो महाभारत में भी वर्षा जल संचयन की अनेक तकनीकों का उल्लेख मिलेगा क्या, हम यदि महाभारत देखते हैं तो उसमें वर्षा जल संचयन के, संग्रहण के, इवन भंडारण के भी बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। यदि देखिए 300 BC में जो सुदर्शन झील वर्ष भर जल आपूर्ति के लिए खोदी वह बांध निर्मित किया गया था। इसी तरीके से दक्षिण में सिंचाई प्रणालियों को 7वीं शताब्दी में विस्तारित किया गया था। इस अवधि में कावेरी एनीकट का निर्माण हुआ था और तमिलनाडु में वर्षा जल संचयन के लिए व्यापक स्तर पर टंकियों का निर्माण किया गया था। यानी बहुत सारी जो टंकियां थी जिसमें हम वर्षा जल संचयन
कर सकते थे उनका निर्माण किया गया तमिलनाडु में। इसी तरीके से यदि हम देखें तो 985 से 1205 एडी के काल में टंकियों को चैनल से जोड़ दिया गया। चैनल से जोड़ने का जो तात्पर्य था, यह एक नई प्रणाली विकसित की गई थी उस समय, इसका जिससे कि पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति की, बल्कि जल के उचित वितरण को भी सुनिश्चित किया जा सके। इन्होंने उस टाइम पे जो किया, जिससे कि जो हमारी जल की आपूर्ति हो पाए और उसका सुनिश्चित वितरण भी हो सके। इसी तरीके से यदि हम देखें तो 1000 से 1200 एडी के काल में उत्तरी भारत में वर्षा जल संचयन का व्यापक प्रचलन था। जैसा कि 647 किलोमीटर स्क्वायर के भोपाल ताल का निर्माण से स्पष्ट है। यानी आप देखिए, आज भी हम देखें तो भोपाल में जो ताल बना हुआ है, जिससे कि पूरे भोपाल शहर में पानी की आपूर्ति की जाती है। यानी पूरे भोपाल में आज भी उस एरिया से जो वर्षा का जल संचयन होता है, उसी को पूरे शहर में जल आपूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये लगभग 1000 से 1200 एडी के काल में विकसित हुआ ये ताल। इसी तरीके से 760 से लेकर 1100 एडी के काल में पूर्वी भारत में अनेक बड़ी टंकियों और झीलों का निर्माण हुआ, जिससे कि उसमें हम वर्षा जल का संचयन कर पाएं और जब हमें जल की आवश्यकता हो तो हम जलापूर्ति के लिए उनका उपयोग कर सकें। तो अब बात आती है कि क्या ये सब चीजें जो हुई, इसमें लोगों की सहज बुद्धि, बुद्धिमत्ता के आधार पर किया गया? तो जो हमारा, जिसे हम कहते हैं देसी पारंपरिक ज्ञान, यानी आईटीके क्या है? बेसिकली ये आईटीके होता क्या है? आईटीके जो है देसी पारंपरिक ज्ञान, यानी जो स्थानीय लोग हैं, जो किसी क्षेत्र में रह रहे लोग हैं, उनकी सहज बुद्धि और बुद्धिमत्ता पर आधारित जब हम कोई चीज बनाते हैं, प्रणाली बनाते हैं, कोई तकनीक विकसित करते हैं, उसे हम आईटीके कहते हैं। देखिए, जो ये लोग भले ही जो क्षेत्र में रह रहे हैं वो उतने शिक्षित ना हो, लेकिन अपने जो पूर्वज थे उनके स्किल्स यानी हम कौशल का उपयोग प्रभावी रूप से विद्यमान जल संचयन, यानी जो हमारी जल संचयन की संरचनाओं में आवश्यकता अनुसार सुधार के लिए कर लेते हैं। यानी जो भी हमारे जो पूर्वजों ने, जो उनके समझदारी के हिसाब से सहज बुद्धि और बुद्धिमत्ता के आधार पर बहुत सारी जल संरचनाएं, जल संरक्षण संरचनाएं या जल भंडारण संरचनाएं बनाई, अब उनका हमें किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। इसमें क्या होता है, आईटी के जितने भी थे, जो लोकली अवेलेबल मटेरियल, यानी जो लोकल स्थान पर, यानी वहाँ पे जो मटेरियल अवेलेबल था, जो सामान अवेलेबल था, उसका उपयोग करके हम किस तरीके से जल संचयन के लिए, जल संरक्षण के लिए, जल भंडारण के लिए स्ट्रक्चर बना सकते थे, वो उन्होंने बनाए। और उनका अब यदि जरूरत के हिसाब से हम माइनर मॉडिफिकेशन करके, सुधार करके उनको आज की डेट में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी संरचनाएं हैं जिसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हम सभी ने टंका, जो एक ऐसी संरचना है जिसका सभी ने नाम सुना होगा, ये राजस्थान के रेगिस्तानों में लगभग सभी घरों में, आप कह सकते हैं विद्यालयों में, धार्मिक स्थानों में और किसान के खेतों के निकट कुएं या कुंड जैसी भूमिगत संरचना बनाई जाती थी। राजस्थान के लोग जो है अपने घरों में इस तरीके की संरचना बनाते थे। इन संरचनाओं का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता था, जिसका उपयोग मानव या पशुओं के पीने के पानी के लिए किया जाता था। मेनली पीने के पानी के लिए, चाहे वो मानव के लिए हो चाहे पशुओं के लिए हो। जो पानी हमने इसमें वर्षा के टाइम में इकट्ठा कर लिया, उसका उपयोग हम अपने मानव के लिए और पशुओं के पीने के लिए करते थे, इवन आज भी करते हैं। खादिन, अब ये खादिन जो है एक दूसरी ऐसी संरचना है जिसका उपयोग विशेष रूप से राजस्थान के जैसलमेर जिले में बहुत, जहाँ पे वर्षा जो है बहुत कम होती है, बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र में सतह वाह जल का संचयन, पर
जो हमारी कृषि है उसके लिए किया जाता था। यह बजरी वाले उच्च स्थानों के नीचे की निचली पहाड़ियों यानी ढाल में बने 100 से 300 मीटर के मिट्टी के कुंड होते हैं। बेसिकली ये कुंड टाइप की जो आप संरचना कह सकते हैं, जो करीब 100 से 300 मीटर के मिट्टी से बने, यानी जो हमारी जमीन है उसी से ही हम इसको बना लेते थे और पहाड़ी की ढलान के नीचे बना देते, जिससे कि ऊपर का पानी नीचे आके इकट्ठा हो जाए और इसका पानी जो इकट्ठा होता था संचयन करके उसकी जो हमारी कृषि है उसकी सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे आहार, यह एक प्रणाली खादिन जैसी ही है जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ढलानों पर निर्मित किया जाता है। यानी जो भी ढलान वाले क्षेत्र हैं, बेसिकली जो मैंने कहा खादिन जो है वो राजस्थान के जैसलमेर वाले एरिया में और आहार उत्तर प्रदेश और बिहार में जहाँ ढलानी क्षेत्र है वहां पर निर्मित करते थे, जिससे कि 3 मीटर ऊंचे, जो 3 मीटर ऊंचे बांध बनाए जाते हैं जिनमें ऊपर और नीचे के ढाल का अनुपात 1:2 यानी 1 से 2 का रेशो होता है। वहां जल को बांध के पीछे, यानी जो बांध बनाया उसके पीछे एकत्रित किया जाता था। और ये जो जल निकास के लिए, इसमें क्या है, जल निकास के लिए द्वार भी प्रदान किए जाते थे, जिससे कि जब आपका पानी एकत्रित हो जाए और आपको जरूरत नहीं है तो उसमें आप वहां पे द्वार बंद कर दीजिए, और जब आपको पानी की जरूरत है, जब आप कृषि करना चाह रहे हैं और जब आपकी कृषि में पानी की आवश्यकता है, उस टाइम आप जल को लेने के लिए उस द्वार को खोल दीजिए, चाहे वो बुआई का टाइम हो, चाहे वो आपकी कोई और स्टेज हो जिस पे आपको कृषि के लिए सिंचाई करनी है, तो आपकी वो जल सिंचाई आपूर्ति के लिए पूरी वहां से आपकी हो जाती थी। इसी तरीके से जोहड़, ये एक बहुत कॉमन नाम हम सभी ने सुना है। जोहड़ ये सामान्यतः राजस्थान में बहुत प्रचलित है, जो कि छोटे मिट्टी के चेक डैम या चेक बंद होते हैं जो वर्षा जल को एकत्रित संरक्षित करके भूजल को पुनर्भरण को उत्पन्न करने, जिससे भूजल स्तर बढ़ता था और जो वहाँ पे जो क्षेत्र है उसमें वन और कह सकते हैं पेड़ पौधे उगते थे, और दूसरा साथ ही साथ जो वर्षा का जल संचयन करके हम वहाँ पे इकट्ठा कर लेते थे। कई बार यदि जरूरत होती थी तो अपनी डे टू डे एक्टिविटी, जैसे पशु हैं उनको भी नहलाने के लिए इन जोहड़ों में ले जाते थे और साथ ही साथ सिंचाई भी कर सकते थे। इसी तरीके से साझा कुआं, जैसा कि ये नाम ही अपने आप में बताता है कि साझा यानी मिला जुला, जो कि अनेक लोगों के स्वामित्व वाला खुला कुआं होता है, यानी साझा यानी सबकी भागीदारी वाला कुआं। ये मेनली राजस्थान के मेवाड़ की अरावली पहाड़ियों में किस काम के लिए, सिंचाई का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यानी साझा कुआं जहां होता था उससे हम जो हमारे आसपास के क्षेत्र थे सभी का होता था, और इसमें जो पानी जमीन में हमने इकट्ठा कर लिया, वर्षा जल का इकट्ठा कर लिया, उसको हम सिंचाई के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं कुंड और कुंडी, यानी कुंड और कुंडी जो है ये एक ऐसी संरचनाएं हैं जो ये संरचनाएं मेनली राजस्थान और गुजरात के जो थार मरुस्थल के तस्त्रीनुमा जल क्षेत्रों में से वर्षा जल का संचयन करती हैं, जिनके ढाल कुओं की ओर होते हैं। मतलब अब जब छतरीनुमा स्ट्रक्चर जो बन जाती है उसका ढाल कुएं की तरफ कर लेते हैं, जो कुंड कहलाते हैं। और सिंचित वर्षा जल का उपयोग सामान्यतः पीने के पानी के रूप में किया जाता था। कुंड की गहराई और व्यास का उसके उपयोग के ऊपर निर्भर करता था, मतलब कितना बड़ा हमें इसका सर्कल बनाना है और कितनी गहराई कुएं की रखनी है, ये निर्भर करता है कि हमें कितना पानी उसमें इकट्ठा करना है, कितना हमारा उपयोग है उसके ऊपर, और कितना बड़े एरिया को, कैचमेंट को वो कवर करेगा। तो मेनली ये इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है जिसे हम कुंड और कुंडी कहते हैं, ये राजस्थान और गुजरात के थार मरुस्थल में मिलती है। अब आती है कुई और बेरिस, यानी कुई और बेरिस जो है ये गहरे करीब 10 से 12 मीटर गहरे स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें राजस्थान में टंकियों के निकट
रिसाव को एकत्रित करने और कम वर्षा वाले क्षेत्र में वर्षा जल संचयन के लिए खोदा जाता था। मतलब 10 से 12 मीटर गहरे कुएं खोद दिए गए और जब पानी रिसाव होकर आया, जो टंकियां बनाई गई राजस्थान में, यदि उनका पानी जो है रिसाव होकर आ रहा होता था तो उससे पानी भर जाता था इन स्ट्रक्चर्स में, और फिर वर्षा जल का भी जो पानी आता था उसको भी हम यहाँ पे संचयन करके रख सकते थे। ऐसे बावड़ियाँ, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है जो हम सभी लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान में बावड़ियाँ बहुत हैं, जो सामुदायिक कुएं के रूप में थी, जिनका उपयोग मुख्य रूप से पीने के पानी के लिए किया जाता था। देखिए, जब हम किसी भी पानी जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, जो भी स्टोरेज टैंक है, यदि हम उसमें ऊपर से ढक दें, बावड़ियाँ क्या है, वो ढकी हुई टाइप की, यानी जो नंग ना हो, मतलब खुले ना हो, तो उसमें पानी लंबे समय तक रखा जा सकता है, जिससे कि इवेपोरेशन कम होता है। ऐसे ही झलारास जो है राजस्थान और गुजरात की आयताकार भूजल टंकियां हैं, जो कि तालाब या ताल से रिसाव को ग्रहण करती हैं। इसका उपयोग सामुदायिक और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। यानी जो झलारास है ना, वो हम मेनली जो हमारी कह सकते हैं आप समाज के और धार्मिक कार्यों के लिए जब पानी की आवश्यकता होती थी तो इनसे पानी को, इसमें जो पानी इकट्ठा करते थे, वर्षा जल संचयन करते थे, या जो पानी बहकर आ रहा होता था रिसाव के कारण, उसको इकट्ठा करके हमारी अपनी जरूरतों को लिए किया जाता था। इसी तरीके से केरे मध्य कर्नाटक में सिंचाई की प्रमुख पारंपरिक विधि है, क्योंकि जो पानी आता था टंकियों के बीच कुछ किलोमीटर की दूरी होती है, यानी दो तरह की दो टंकियां हैं, उसके बीच में कुछ किलोमीटर की दूरी, यह एक श्रृंखला के में बने रहते हैं, और इनमें या तो नदियों पर बने चेक बांधों, या ये कह सकते हैं खित जो चैनलों के द्वारा अथवा घाटियों में नदियों द्वारा जल आता है। यानी दो, जब हम श्रृंखला बन जाती थी, यानी कोई दो नदियों के बीच में या दो टंकियों के बीच में श्रृंखला बना के जो पानी आ जाता था वहां पे, उसको इकट्ठा करके उसका हम उपयोग मुख्यतः कर्नाटक में सिंचाई के लिए, यानी जो हमारी कृषि है उसमें जो पानी की आवश्यकता है उसके लिए करते थे। ऐसी पार प्रणाली, ये राजस्थान में वर्षा जल संचयन के लिए उपयोग की जाने वाली पार तकनीक में 5 से 12 मीटर गहरी चिनाई की संरचनाओं का उपयोग जल संचयन के लिए किया जाता है, जो कुई अथवा बेरिस कहलाती हैं। इन्हें भंडारण क्षेत्रों में खोदा जाता है, जिससे जल ग्रहण में बालुई मिट्टी में अंतःस्रवण सुगम हो सके। यानी जहां बालुई मिट्टी होती है, वो बालुई मिट्टी में क्या है, पानी का रिसाव बहुत ज़्यादा तेजी से होता है, परंतु यदि हम चिनाई वाले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी हम कोई पक्की स्ट्रक्चर बना लेते हैं और पानी वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर पानी को नहीं जाने देता है, वहीं पे हम स्टोर कर सकते थे। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो राजस्थान में पार प्रणाली के रूप में जानी जाती है। इसी तरीके से एरी जो है तमिलनाडु में लगभग 1/3 सिंचित क्षेत्र में विशेष रूप से धान की सिंचाई के लिए एरिस टंकियों का उपयोग करते हैं, जो बाढ़ और मृदा अपरदन के नियंत्रण और भूजल में पुनर्भरण में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। यानी होता क्या था, जो इस तरीके की टंकियां होती थी उसमें वर्षा जल जब पानी बह के आ रहा होता था तो उसको इकट्ठा कर लिया जाता था, तो समय के साथ साथ वो जमीन के अंदर भी चला जाता था, और जब हमें जैसे धान की खेती करते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता बहुत होती है, तो उसमें पानी को सिंचाई के लिए उपयोग करके धान की सिंचाई की जाती थी। और साथ साथ क्या है, जब हमने पानी को कहीं रोक दिया तो वो बाढ़ की स्थिति भी पैदा नहीं होती थी, और मृदा अपरदन, जो पानी के साथ जो मिट्टी बहकर चली जाती है, उसका भी रुकाव हो जाता था, यानी हम उसको भी नियंत्रित कर सकते थे। और साथ ही साथ जो भूजल पुनर्भरण, यानी जब कहीं पानी इकट्ठा होगा वो जमीन के ऊपर इकट्ठा होगा, तो कुछ ना कुछ पानी जमीन के अंदर रिसाव के तरीके से जाएगा ही जाएगा, और वो जाके जमीन में भूजल में जाके मिलता है, तो जिससे भूजल पुनर्भरण भी होता है। कुल्स क्या है, बेसिकली ये जितने भी हमारे आप कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी हो और जम्मू के गांवों में हिमनद हो, यदि जो जब पानी, हिमनद क्या है, जहाँ पे पानी जम जाता है, बर्फ की फॉर्म में होता है, वहाँ से पानी बहकर निचले क्षेत्रों में जो आता है, तो उसमें नालियाँ जो होती हैं वो कुल्स कहलाती हैं,
और पहाड़ी क्षेत्रों में बनी जल की नालियाँ ही कुल्स कहलाती हैं। ये थोड़ा सा क्या है, इससे पानी बहकर आकर और निचले क्षेत्रों में पहुंच जाता था और ये पानी हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता था। तो इस तरीके से ये पहाड़ी क्षेत्रों वाली जो संरचना है उसको हम कुल कहते हैं। इसी तरीके से यदि अब हम बात करें, ये तो हमने बात की विभिन्न जल संरचनाओं की जो हमारी आईटीके पर आधारित थी। अभी आज के समय में क्योंकि वर्षा जल संचयन इतना महत्वपूर्ण हो गया है, पानी की कमी हम सभी को महसूस हो रही है। जब गर्मी के समय में हम देखते हैं कि पानी की किल्लत बहुत है, पानी हमें के पीछे हम लोग आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं, तो क्या सरकार ने जल संचयन के लिए कुछ कानून बनाए हैं? तो वो कानून क्या है, अब हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विभिन्न राज्य सरकारों ने इस क्योंकि वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण है तो इसको किस तरीके से किया जाना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, तो कुछ नियम और कानून बनाए। वो जैसे अब हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाहरी मामलों और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि यदि 100 मीटर स्क्वायर से अधिक छत क्षेत्रफल वाली और सभी नई इमारतों जो 1000 मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों में वर्षा जल संचयन का करना बहुत ही अनिवार्य है। अदरवाइज सरकार उनको जो परमिशन है मकान बनाने की वो नहीं बनाने देती। जब भी कभी हमें परमिशन लेनी है तो उससे पहले हमें वर्षा जल संचयन का सरकार को बताना होता है कि हम वर्षा जल संचयन जो हमारी नई इमारत बनाने जा रहे हैं, या कोई कॉमन हो या चाहे वो सामाजिक हो या कोई भी हो, उसमें यदि क्षेत्रफल एक 100 मीटर से है बड़ा है तो जितनी भी हमारी इंडिविजुअल है तो उसमें 100 मीटर स्क्वायर से बड़ा क्षेत्रफल पर हमें वर्षा जल संचयन के लिए एक वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाया गया है। इसी तरीके से यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्षा जल संचयन जो भी बिल्डिंग जिसका क्षेत्रफल 250 स्क्वायर मीटर है यानी वर्ग मीटर है वाली नई इमारतों में अनिवार्य कर दिया गया। वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन में यदि जो वर्षा जल संचयन करते हैं उन्हें संपत्ति कर में मध्य प्रदेश सरकार ने 6% की छूट भी दी थी। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 300 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल वाली नई बिल्डिंगों में वर्षा जल अनिवार्य है। तमिलनाडु की बात करें तो वर्षा जल संचयन 3 मंजिला इमारतों में आवश्यक कर दिया गया। भले ही छत का क्षेत्रफल कुछ भी हो, सभी नई जल और सीवर की लाइनें भी वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन के बाद ही प्रदान की जाती है। मतलब आपको नई जल की जो लाइन है या सीवर की लाइन है आपको नहीं मिलेगी यदि आपने वर्षा जल संचयन प्रणाली नहीं बनाई है। ये तमिलनाडु में हुआ। इसी तरीके से यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जितनी भी नई बिल्डिंगें बन रही हैं चाहे वो बाहरी विकास प्राधिकरण के अधीन आती हो, तो जितनी भी नई हरियाणा में भी वर्षा जल संचयन बिल्कुल बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया। विशिष्ट क्षेत्रों में गुड़गांव के बाहर और समापवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों में भी सभी संस्थान और आवासीय कॉलोनी में CGWA द्वारा वर्षा जल प्रणाली अपनाने के लिए कहा गया। और वर्षा जल संचयन करना बहुत ही जरूरी। CGWA ने विशिष्ट क्षेत्रों में नलकूपों ट्यूबवेलों की खुदाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कि आप जहाँ पे कुछ क्षेत्र जहाँ पे डार्क एरियाज बन गए, जैसे हमने पहले ही शुरू में कहा था कि लगभग 60% क्षेत्र पंजाब में और बिहार में डार्क ब्लॉक के रूप में बन गए, तो वहाँ पे आप ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, वहाँ पे नलकूप नहीं लगा सकते, वहाँ पे पानी के लिए खुदाई नहीं कर सकते, तो और वहाँ पे आपको वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य है। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में यदि 1000 मीटर यानी 1000 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल वाली सभी इमारतों में वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य है। राजस्थान में 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर संपत्तियों के लिए ये वर्षा जल संचयन, चाहे वो सरकारी इमारतें हों या
आप कह सकते हैं हमारी इंडिविजुअल घर हो, उनमें वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी इमारतों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें 1000 यानी 1000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर से अधिक हम आपके भूखंडों पर निर्मित किया जा रहा है। जो भी 1000 वर्ग मीटर से ऊपर के क्षेत्रफल हैं, भूखंड हैं, उनमें वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। जब हम बात करते हैं कि देखिए वर्षा जल संचयन पे सरकार ने भी ध्यान दिया है और वर्षा जल संचयन बहुत ही जरूरी है। तो यदि हम बात करें कि आज जो है हमने जो चर्चा की वो वर्षा जल संचयन, वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण के विभिन्न तरीकों की, जिससे सिंचित जल का ग्रामीण और शहरी इलाकों में के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके। दूसरा, देखिए प्राचीन काल में ही देश के विभिन्न भागों में वहाँ की कृषि जलवायु स्थिति के आधार पर अनेक स्थानीय वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का उपयोग किया गया, निर्माण किया गया। इसी तरीके से इन संरचनाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए, इन्हें रूपांतरित करने के लिए प्रयास भी आवश्यक है। अब बात करते हैं तो देखिए सतह और भूजल संसाधनों का उचित नियंत्रण करना चाहिए, जिससे कि उनके तेजी से कम होने की समस्या को दूर किया जा सके। यानी आप कह सकते हैं सतह और भूजल संसाधनों का उचित नियंत्रण करना जरूरी है, जिससे कि आने वाले समय में जो तेजी से जो ये समस्या बढ़ रही है जब भूजल के कम होने की, उसको दूर किया जा सके, या और इसे दीर्घ अवधि के लिए जन संसाधनों को संपोषित करने की आवश्यकता है। या हम कह सकते हैं कि जब हम जल संसाधनों का, चाहे वो सतही हो या भूजल संसाधन हो, यदि हम उनका उचित नियंत्रण करते हैं तो ये दीर्घ अवधि के लिए हम इन्हें संपोषित रखने में सहायक होंगे। इसी तरीके से इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने के द्वारा विभिन्न उपचार के उपाय शुरू कर दिए हैं। देश के अनेक राज्यों में एकल मकानों और समूह आवास सोसाइटियों में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कि हम वर्षा जल का संचयन कर सकें, संग्रहण कर सकें और इसका उचित उपयोग कर सकें। धन्यवाद। देखिए वर्षा जल संचयन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न कानून बनाए, जिससे कि वर्षा जल संचयन को सुनिश्चित किया जा सके। इसी दिशा में दिल्ली सरकार ने भी कानून बनाया कि यदि कोई एकल क्षेत्र है और उसकी छत है तो 100 मीटर से, यदि 100 स्क्वायर मीटर का छत का क्षेत्रफल है तो वहाँ पर वर्षा जल संचयन करना बहुत ही जरूरी है। यदि यही इमारत सरकारी इमारत हो या हम कह सकते हैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हो, यदि उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो वहाँ पर भी वर्षा जल संचयन करना बहुत जरूरी है।